वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमने अपने लास्ट सेशन में प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिस्कस किया था। दो निज़ाम हमने जिक्र किए थे, एक तो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म है और इस तरीके से दूसरा सोशलिज्म है। और कैपिटलिज्म के अंदर जैसे हमने बात की थी कि देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फोर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पहली चीज ज़मीन है, लैंड है। दूसरी है मेहनत यानी लेबर है। तीसरी कैपिटल है इटसेल्फ। और चौथा जो है वो एंटरप्रेन्योर है। तो ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर क्या होता है, प्रोडक्शन होती है वेल्थ की। और जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की, यानी दौलत की तकसीम होती है, तो वो भी इन्हीं चार फैक्टर्स को रिटर्न की जाती है, इन्हीं में चार फैक्टर्स में डिवाइड होती है। जमीन को रेंट मिलता है, जो लेबर है खास तौर पे उनको वेजेस या सैलरी मिलती है। इस तरीके से सरमाया जो कैपिटल है उसको सूद मिलता है। और इस तरीके से एंटरप्रेन्योर जो है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चार फैक्टर्स के अंदर। ये चार मीन्स के दरमियान, चार फैक्टर्स में प्रोडक्शन, जो चार फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तकसीम हो जाती है। इसके मद्दे मुकाबिल जैसे इश्तराकियत है, सोशलिज्म है, उस सोशलिज्म के अंदर बुनियादी तौर पे दो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किए जाते हैं, एक ज़मीन है और एक मेहनत है। और ज़मीन भी ऑब्वियसली चूंकि हुकूमत के इख्तियार में होती है, हुकूमत के मलकियत में होती है, इसलिए मेनली मेहनत ही एक रह जाती है। तो मेहनत जो है वो जाती है, यानी एक फॉर्म ऑफ सैलरी जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मिलती है। जबकि ज़मीन का रेंट, इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर क्योंकि हुकूमत खुद होती है, इसी तरीके से जो सरमाया वो भी हुकूमत के पास होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये अवाम उन्नास को इसमें से कुछ भी नहीं मिलता सिवाय सैलरीज और वेजेस के, ठीक है। और चूंकि मेहनत ही असल बुनियाद होती है सोशलिज्म की नज़र में, तो इसीलिए यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, तो इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहा जाता है कि जो इसके अलावा चीज़ें हैं वो सब फालतू हैं। सरप्लस कहते हैं जो एक्स्ट्रा होती है। तो सरप्लस वैल्यू का मतलब ये है कदर जायद, यानी एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो तीनों चीज़ें हैं, बाकी मेनली मेहनत जो है वो असल बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर प्रोडक्शन होती है। अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, कैपिटलिज्म एक एक्सट्रीम है जिसके अंदर चार फैक्टर्स हैं और इश्तराकियत में बुनियादी तौर पे दो या एक है। तो इस्लाम ज़ाहिर है इनके दरमियान है। तो इस्लाम चार पे नहीं बल्कि तीन पे बिलीव करता है। और वो क्या है, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस्लाम में जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, या फिर आप समझ लें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये पैदाइश दौलत, उसके चार बुनियादी फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली ज़मीन है, इसी तरीके से ज़मीन के साथ साथ मेहनत है, और इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर है। इस्लाम में इस चीज़ का फ़र्क नहीं होता, जो यानी इस्लाम में जो है वो तीन फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि इस्लाम में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तीन है, चार के बजाय। कौन कौन से हैं? एक ज़मीन है, एक मेहनत है, और एक एंटरप्रेन्योरशिप है। ये तीन चीज़ें हैं। सरमाया इटसेल्फ इस्लाम के अंदर वेल्थ जनरेट नहीं करता। ये चीज बहुत अहम है समझने के लिए। जैसे हमने पहले बात की थी कि इस्लाम जो है वो सूद की इजाजत नहीं देता। और आपको पता है कि सूद क्या है, यानी मिसाल के तौर पे कैपिटल जो है वो इटसेल्फ कोई वेल्थ जनरेट नहीं कर सकता अनलेस के वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता है जो उस कैपिटल को यूज करता है, उस सरमाए को यूज करता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर प्रोडक्शन होती है वेल्थ की। तो इटसेल्फ कैपिटल जो है वो जनरेट नहीं करता, यानी उसकी अब इंडिपेंडेंट कोई हैसियत नहीं है, बल्कि वो एंटरप्रेन्योर के पास होता है। तो एंटरप्रेन्योर एक किस्म का बैंक से कर्जा लेता है, और उस कर्जे की बुनियाद पर क्या होता है, या फिर बैंक से ना भी ले, किसी से भी कर्जा लेके, वो बेसिकली कर्जे का मतलब ये होता है वो अब उसकी मलकियत हो जाती है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटलिज्म का एक टिपिकल सिस्टम अगर आप मैक्सिम लें कि एक बंदा है जिसके पास एक रुपया भी नहीं है, वो क्या करेगा, वो जमीन रेंट पे, वो सबसे पहले बैंक के पास जाएगा और बैंक से कर्जा लेगा, कैपिटल लेगा। जब वो कैपिटल लेगा तो ऑब्वियसली बैंक उसको ऐसे ही कैपिटल नहीं दे देगा, बल्कि बैंक कहेगा कि तुमने मुझे इसके इवज में सूद देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब वो क्या करेगा कि वो उससे पैसे से जो उसने लिया होगा सूद की हामी भर के, वो जाके क्या करेगा कि वो उससे जमीन खरीदेगा। जमीन खरीदेगा नहीं बल्कि जमीन रेंट पे लेगा। और जमीन पे रेंट लेने के बाद यानी ये जमीन पे रेंट लेने के बाद उसके ऊपर क्या करेगा कि लेबर है फॉर एग्जाम्पल उसको काम पे लगाएगा। और उससे जो भी फॉर एग्जाम्पल जिसे कहते हैं ना कारखाना लगा ले, या फिर इवन अगर कोई उसमें काश्तकारी करवा ले,
तो उसके बाद उससे वो रिटर्न आना शुरू होगा। जैसे ही रिटर्न आना शुरू होगा तो ऑब्वियसली उसको सबसे पहले जमीन जो रेंट पे ली होगी उसका उसको किराया देना होगा। इसी तरीके से उसके बाद उसको क्या, जो लेबर काम कर रही है उनको सैलरीज देनी होगी। और तीसरी चीज क्या है कि जो कैपिटल है इटसेल्फ, जो सरमाया उसने लिया उसके इवज उसको सूद देना पड़ेगा। और चौथी चीज उसके पास प्रॉफिट आएगा। तो इस्लाम ने कैपिटल और इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को अलग नहीं किया। इस्लाम कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कर्जा बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वो कर्जा जो है वो फिर ऐसा ही होगा जैसे आपने किसी से माल ले लिया है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसके उसको जो आपने इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट के साथ आप उसका रिटर्न ले लो। इसके साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड है। तो कैपिटलिज्म के अंदर आप देखें कि पैसा इटसेल्फ वो एक एंटरप्रेन्योर से अलग चीज है, क्योंकि पैसा बेसिकली बैंक का होता है और आपने उसको वापस करना होता है। आपने उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी होती है, प्रिंसिपल के साथ साथ आपको उसमें सूद भी वापस करना होता है। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि वो एक्चुअल अमाउंट जो आप कर्जे पर लेते हो, मिसाल के तौर पे आपने 10,000 रुपए कर्ज पे लिया, आप 10,000 के बाद आपने साल बाद जब वापस करना है तो 11,000 फॉर एग्जाम्पल वापस करना है। तो 10,000 जो आपने कर्जे पर लिया है बेसिकली वो प्रिंसिपल अमाउंट उसको कहते हैं, जिसको रासुल माल भी कहते हैं। और उसके बाद इसका इजाफा क्या होगा, वो इंटरेस्ट होगा 1,000। तो 11,000 जब आप वापस करोगे तो ये आपके ऊपर लागू होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर एक सरमाया, कैपिटल इटसेल्फ वेल्थ को जनरेट कर रहा है। लेकिन इस्लामिक निजाम के अंदर चूंकि सूद नहीं है, तो इसीलिए जब आप 10,000 लेंगे किसी से कर्ज लेके, वो बैंक से भी ले सकते हैं प्रोवाइडेड इफ कि बैंक अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता है, अगर एग्जिस्ट करे, अगर वो इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं फॉर एग्जांपल किसी बैंक के यहाँ, या फिर आप किसी और बंदे से आप इंटरेस्ट यानी कर्ज ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको वो वापस 10,000 ही करने होते हैं। और वो 10,000 जो है इटसेल्फ जो है आप एज अ उसकी जिम्मेदारी पे लेते हो, यानी वो कर्ज वो पैसे अब आपके पास आ गए तो अब आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस के सारी जिम्मेदार खुद होते हो, यानी उसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिस्ट शामिल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैपिटलिज्म के अंदर और इस्लाम के अंदर। तो इस्लाम जो है वो सरमाए को एक इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं देता, बल्कि उसको एसोसिएट करता है एंटरप्रेन्योर के साथ, ताजिर के साथ, जिसने क्या करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके साथ हासिल करना है, या उसके साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड पैकेज के साथ या पार्सल के साथ जो है वो उसको मिलता है। तो ये फर्क है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको पता है कि सोशलिज्म में, जैसे हमने पहले भी बात कर ली, वहां पे सिर्फ एक या दो है, इस्लाम इन द मिडल है, यानी इन बिटवीन है, मॉडरेशन की तरफ या एतदाल की तरफ जो है वो हमें दावत देता है। तो ये बुनियादी फर्क है। अब कोई बंदा ये सवाल कर सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपने जब बात की कि इस्लाम कैपिटलिज्म यानी फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म के मुकाबले में इस्लाम जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, तो यानी इटसेल्फ माल जो है वो माल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बल्कि वो एंटरप्रेन्योर की स्किल होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको वो यूटिलाइज करता है। और उसके बाद क्या करता है कि वो उस माल को यूज करने के बाद उससे वेल्थ जनरेट करता है। तो क्या हम जमीन पर कयास नहीं कर सकते? जिस तरीके से माल, अगर आपने उसको एक इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं दी, तो आपने जमीन को कैसे एक इंडिपेंडेंट हैसियत दे दी? यहाँ पे तो जमीन भी तो एक वेल्थ प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने जमीन का रेंट वापस कर रहे हैं, आपने जमीन क्या की है, किसी से उधार पे ली है और आप उसका उसको रेंटल दे रहे हैं। या इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आप मशीनरी ले लेते हैं, जमीन ना भी हो, कोई मशीनरी ले लें, कोई चीज आप किराए पे ले लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं, कोई बाइक ले लेते हैं, जिसको आप मिसाल के तौर पे एक बंदा बैंक से कर्जा लेता है और कर्जा लेने के बाद वो क्या करता है, उसकी बाइक खरीदता है। बाइक खरीदने के साथ एक बंदा उसको हायर करता है और उसे कहता है कि तुम जाके ऐसा करो, यूबर चलाओ या करीम चलाओ, और उसमें मैं तुम्हें सैलरी दूंगा और तुमने मुझे क्या प्रॉफिट देना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। तो अब यहां पे उसने अगरचे पैसा नहीं, बल्कि कोई चीज, वो भी तो एक जैसे कहते हैं एक मटेरियल चीज है पैसे की तरह। तो जब वहां से वो चीज वेल्थ जनरेट कर रही है और आप उसकी इजाजत देते हैं, तो क्यों नहीं आप इस बात की इजाजत देते कि वेल्थ इटसेल्फ या पैसा जो है या करेंसी है वो भी क्या करे कि एक वेल्थ जनरेट कर ले, कैपिटल इटसेल्फ वेल्थ जनरेट कर ले। तो ये एक आमतौर पे शुबा पेश किया जाता है लोगों की तरफ से कि रेंटल भी तो इसी तरह की चीज होती है कि आपने घर किसी को किराए पे दे दिया, अब वो भी तो एक वेल्थ जनरेट कर रही है, तो पैसा क्यों नहीं जनरेट कर सकता? आपने क्यों कहा कि इस्लाम पैसे को वेल्थ यानी वेल्थ वेल्थ को जनरेट नहीं कर सकता, जबकि हाउस भी तो एक किस्म की वेल्थ जनरेशन करता है, या फिर रेंटल कोई चीज जो है जमीन की, जैसे हमने बात की, तो ये भी एक वेल्थ जनरेट करता है। तो ये जो सवाल है आमतौर पे ये पेश किया जाता है, तो इसके तीन जवाबात हैं बेसिकली। जमीन या मशीनरी जो आप लेते हैं, आप कैपिटल को उस पर कयास नहीं कर सकते, या आप पैसे को या वेल्थ को उसके ऊपर कयास नहीं कर सकते। वेल्थ से मुराद मेरी यहाँ पे पैसा है या कैपिटल है स्पेसिफिकली यहाँ से। वैसे तो वेल्थ के अंदर आमतौर पे वो भी आ जाता है, क्या नाम है,
ओवरऑल आपकी जमीनें भी आ जाती हैं, आपके घर भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे मैं मुराद बेसिकली पैसा ले रहा हूँ, ठीक है ना, वेल्थ जिसे आप यानी पैसा ले रहा हूँ स्पेसिफिकली, ना कि दूसरी जो है एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी वगैरह, ये चीजें नहीं मुराद ले रहा हूँ। तो सवाल ये इसमें तीन फर्क है, तीन डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम इस पर कियास नहीं कर सकते। पहला डिफरेंस ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल जमीन की बात करें या किसी भी मशीनरी की बात करें, तो आप ये नोट करेंगे कि जमीन इटसेल्फ, ये मशीनरी इटसेल्फ एक ऐसी चीज है जिससे बजाते खुद एक फायदा लिया जा सकता है, यानी काबिल इंतिफा चीज है। काबिल इंतिफा कहते हैं इट्स समथिंग दैट वी कैन डिराइव द बेनिफिट आउट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हम उससे बजाते खुद एक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं एज कंपेयर टू पैसा। पैसा जो है आप उससे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, या इवन फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स हो गए या इस तरह की दूसरी चीजें हो गई, शेयर्स हो गए, आप डायरेक्टली इससे क्या कर सकते हैं, बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते, बल्कि क्या करना पड़ता है आपको, आप इसके इवज कोई चीज हासिल करते हैं। तो हमने जैसे कैपिटल की तारीफ पढ़ी कि बजाते खुद ये काबिल इंतिफा चीज नहीं होती, बल्कि इसके जरिए हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जमीन इटसेल्फ जो है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप उस पर काश्तकारी कर रहे हैं तो बजाते खुद जमीन आपको इटसेल्फ बेनिफिट दे रही है। ऑन द कॉन्ट्री, जब आप कैपिटल की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो पैसा जो है ऑब्वियसली आपने जाके स्पेंड करना होता है, और उसके स्पेंडिंग के बाद, उसको लगाने के बाद फिर आपको उसकी तरफ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, ठीक है, कोई बेनिफिशियल चीज मिलती है जिससे आप फायदा उठाते हो। तो आप बजाते खुद पैसे से फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि उसके इवज जो चीज ले रहे हो उससे फायदा उठा रहे हो। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। मुराद ये है, ये क्यों हम बात कर रहे हैं, दोबारा से सुन लीजिए, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि देखें क्यास किया जा रहा है, तो क्यास के लिए जरूरी है कि जिस चीज पर क्यास किया जाए वो दोनों चीजें, उनमें कदर मुश्तरक हो, उनमें सिमिलैरिटीज हो, ताकि उसके ऊपर हुक्म लागू किया जा सके। आपने उसूल फिक्र में पढ़ा होगा, क्यास के अंदर एक तो असल होता है, एक फरा होता है, फिर उसके बाद इल्लत होती है, और इल्लत की बुनियाद पर क्या होता है, आप उसको जो है वो हुक्म को ट्रांसफर करते हैं, असल का हुक्म आप फरा के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। टिपिकली क्यास के अंदर ये क्यास के यानी ये क्यास का प्रोसेस ही होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ऑब्वियसली इसमें कदर मुश्तरक नहीं है, इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। तो मैंने पहले बताया तीन डिफरेंसेस बड़े, और ये इतने सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं कि इसकी वजह से इन दोनों चीजों के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बल्कि अब बजाहिर ये चीज अपेरेंटली ठीक लगती है, लेकिन हकीकत में ये चीज सिमिलर नहीं है। तो पहले हमने डिफरेंस बात कर दिया कि जमीन बजाते खुद एक काबिल इंतिफा चीज है, जबकि कैपिटल बजाते खुद एक सरमाया काबिल इंतिफा चीज नहीं होती। दूसरी चीज, जमीन या मशीनरी या इसी तरीके से कोई भी एसेट जिसको आप रेंट पे देते हैं या रेंट पे लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसका आप रेंटल फिर बाद में अदा करते हैं, उसका आप किराया अदा करते हैं, वो चीज उसके इस्तेमाल के साथ उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती, उसकी कदर के अंदर कमी आती, ठीक है ना। तो जब आप उसकी वैल्यू के अंदर जैसे जैसे आप उस चीज को यूज करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके अंदर वियर एंड टीयर होता है, जिसे कहते हैं वियर एंड टेयर होता है, ठीक है ना। डिप्रिशिएट होता है, अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, डिप्रिसिएशन होती है। डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली वो चीज उतनी कम होगी। अच्छा, ना भी इस्तेमाल करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैसे भी यानी टाइम गुजरने के साथ साथ उससे क्या होती है कि एक चीज की कीमत कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन बहरहाल उतनी स्पीड से नहीं होती है, उस रेट से नहीं होती जिस रेट से इस्तेमाल के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी पड़ी है, तो अगर आप गाड़ी को शोरूम में खड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल से गाड़ी शोरूम में खड़ी है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, नॉट वो उसी की वैल्यू पर नहीं होगी जो पहली वैल्यू में थी, लेकिन जाहिर है। लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो जो जितनी वैल्यू उसकी 10 साल में कम होगी, वो शायद 5 साल में उतनी कम हो जाए ना। तो जाहिर है इस्तेमाल के साथ उस चीज के अंदर कमी आती है, जबकि पैसा इटसेल्फ जो सरमाया, उसके अंदर जाती तौर पे कोई कमी नहीं आती, ठीक है ना। जाती तौर पे उसके अंदर कमी नहीं आती। हाँ, एक और चीज है जिसके अंदर कमी आती है, वो भी एक डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर करेंसी आपकी अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होती है, लेकिन बजाते खुद अगर अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन वहां पे ना हो, हालात सिमिलर लें और इन्फ्लेशन वगैरह ना हो, या दीगर फैक्टर जिनकी वजह से बाजुकात करेंसी वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है, अगर वो मामला ना हो तो फिर भी इसके अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, वो बिल्कुल सेम चीज रहेगी, ठीक है ना। तो यानी इस्तेमाल से कमी नहीं आएगी, दूसरे फैक्टर से कमी आ सकती है इस्तेमाल से। तो आप पैसे को इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपने इस्तेमाल किया तो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख है, उसको आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, नहीं, ऐसी बात नहीं, इस बुनियाद पर नहीं होगी क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दूसरी चीजें जो है ऑब्वियसली उससे होगी। तो तीसरा फैक्टर जो है जिसकी वजह से, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीसरा, इसको जरा समझिए। जब भी इंसान कोई चीज किराए पर लेता है, कोई चीज फॉर एग्जाम्पल इंसान किराए पर लेता है, रेंटल के लिए लेता है, रेंट पे लेता है, जिसको हम लीज भी कह सकते हैं, इसको फाइनेंशियल टर्म्स में ऑपरेशनल लीज भी कहते हैं। जब इंसान उसको लेता है रेंट पे, किराए पे लेता है, तो उस चीज का जो नुकसान होता है
उसका असल जिम्मेदार उसका मालिक होता है, ना कि वो बंदा जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बंदे ने एक घर किराए पे लिया है, अगर आप किसी के घर किराए पे, लोग घरों में रहते हैं, आपको अंदाजा है, तो घर के अंदर जब इंसान किराए पे रह रहा होता है तो जनरली अगर फॉर एग्जाम्पल आसमान से कोई आफत आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई डाका पड़ जाए, कोई आसपास कोई अल्लाह ना करे कोई सैलाब आ जाए या कोई इस तरह की कोई चीज हो जाए, तो इसके नुकसान का असल जिम्मेदार कौन होता है? वो नहीं जो लोग रह रहे होते हैं किराए पर, बल्कि कौन होते हैं? किराएदार नहीं होते बल्कि मालिक होता है। इसको कहते हैं ऑपरेशनल लीज। तो लेकिन ऑन द हाँ, अगर एक बंदे की खुद मसला नुकसान हो, बाजू का किराएदार की वजह से अगर कोई उसकी गफलत की वजह से, उसकी वजह से कोई मसला हो, तब तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अगर उसकी गफलत की वजह से ना हो, जनरली खुद ब खुद कोई नुकसान हो जाए, तो उसका असल जिम्मेदार कौन होता है? और वो मालिक होता है, ना कि जो किराएदार है वो। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप सरमाया लेते हैं कर्जे के ऊपर, सरमाया लेते हैं आप इस्तेमाल करने के लिए बैंक से, फॉर एग्जाम्पल आपने सरमाया लेके बैंक से बाहर निकले, अचानक अल्लाह माफ करे कोई आपको किसी ने गन पॉइंट पे आपसे पैसे ले लिए सारे, तो क्या उसका नुकसान, हालांकि आपका इसमें गलती नहीं थी, इसमें कोई कोताही नहीं थी, अल्लाह की तरफ से आफत आ गई, मुश्किल आ गई आप पर, तो क्या आप इसके जिम्मेदार होंगे? डेफिनेटली आप जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं आप कह सकते बैंकों के चूंकि मेरे नुकसान हो गया तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने अपनी तो पूरी कोशिश की थी। ठीक है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी, तो ये चीज इस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है, बेसिकली रिस्क जो है ये, और वेयर एंड टेयर जो होता है, प्राइमरली ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये मालिक की होती है, ये किराएदार की नहीं होती। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पर आप कह सकते हो कि सरमाया इटसेल्फ वेल्थ जनरेट नहीं कर सकता, जबकि दूसरी चीजें जनरेट कर सकती हैं। मेन चीज तो ऑब्वियसली यही है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, तो हमारे लिए हमें ये डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन इन केस अगर कोई बंदा लॉजिकली आपसे ये बहस करे कि यार ये दोनों चीजें सेम ही हैं, इनमें फर्क नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं नहीं, ये तीन की डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम ने इन दोनों को मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीट किया। यानी इस्लाम ने कैपिटल को अलग ट्रीट किया है, और इस तरीके से बाकी जो चीजें हैं जो काबिल इंतफा है, जिनसे पर्सनल बेनिफिट, डायरेक्टली बेनिफिट हासिल किया जा सकता है, एक है इनडायरेक्ट बेनिफिट और एक है डायरेक्ट बेनिफिट। तो जिनसे डायरेक्ट बेनिफिट हासिल किया जा सकता है उनको, और इनडायरेक्ट बेनिफिट हासिल करने वाले सरमाए से इस्लाम ने फर्क किया। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं। ये जनरल ओवरऑल अभी तक हमने जो जनरल निज़ामों के हवाले से डिस्कशन की थी, वो डिस्कशन यहाँ पे इंशाल्लाह कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने सरमायादाराना निज़ाम के हवाले से डिस्कशन की, इसी तरीके से हमने इस्लामी तालीमात के हवाले से डिस्कशन की, और इसी तरीके से हमने क्या किया कि सोशलिज्म, इश्तराकियत के हवाले से डिस्कशन की। तो अब आइए हम इसकी दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। आइए अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं कि जिसके अंदर हम थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल मामला, अभी तो हमने आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, एक निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस किया ओवरऑल, लेकिन अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंपनी से रिलेटेड मैटर्स जो हमारे यहाँ आमतौर पर आजकल इकोनॉमी जिस तरह एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं दूसरी स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी राशिद साहब। सदमतम सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में जी। जिस तरह आपने कहा कि डी वैल्यू हो रही होती हैं चीजें, लाइक जमीन की एग्जांपल ले लें, हम्म। वो जमीन तो इस्तेमाल करने से डी वैल्यू नहीं हो रही होती। तो तीसरे पॉइंट के रिलेटेड वो जो आपने बोला, आपसे सरमाया कोई छीन के ले जाता है, बैंक से बाहर आप लेते हैं, तो किसी से कोई चीज किराए पे लेते हैं, तो वो भी तो अगर कोई छीन के ले जाता है हमसे, तो पेमेंट तो उसकी भी हमें करना पड़ती है। ऐसा तो नहीं होता कि वो हमें कह देंगे कि आपने किराए पे ली हुई थी तो ये आप पे जिम्मेदारी इसकी आयत नहीं होती। अभी जो सवाल किया था, आई डोंट नो, आई थिंक मेरे ख्याल है राशिद साहब ने सवाल किया था। दो सवाल किए थे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो कोई चीज़ अगर लेता है रेंट पे, तो अगर उसको कोई नुकसान होता है तो उसको जिम्मेदार बनाया जाता है। देखें हमारे यहाँ ये किया जाता है, लेकिन हकीकत में वो जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि प्राइमरली प्रोवाइडेड इफ, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर उसकी गफलत शामिल ना हो, हाँ, अगर वो जानबूझ के उसकी वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हो, तब उसको कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं था, यानी वो बेचारा जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसके इख्तियार में नहीं था और वो साबित कर देता है, तो उसको जो है वो एक किस्म का अमीन होता है, अमीन यानी जिम्मेदार होता है। अगरचे अमानत के हुक्म, अमानत के डिफरेंट लॉज हैं, लेकिन उलमा ने इसको अमानत पे ही कियास किया है। और अमानत का मतलब ये है कि यानी अमीन जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने किसी के पास अमानत रखवाई भी है और अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है उस अमानत को, तो जिम्मेदार वो बंदा नहीं होता। अगेन प्रोवाइडेड इफ, हमारे यहाँ तो उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यानी उसकी नेग्लिजेंस ना हो, नेग्लिजेंस हो या फिर ऐसी नेग्लिजेंस जो मुजरिमाना नेग्लिजेंस हो,
ठीक है ना। तो उस बारे में उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, वरना नहीं ठहराया जाता। हाँ, बाकी इस बारे में आगे डिस्कशन उलमा की मौजूद है कि अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज पहले से लिख दी जाए कि आप जिम्मेदार होंगे, तो उसके बारे में हुक्म किया, तो इस बारे में ये अलग डिस्कशन है, लेकिन जनरल रूल यही है। दूसरी चीज आपने बात की थी लैंड के बारे में कि लैंड डिप्रिशिएट नहीं होती, उसकी वैल्यू की कमी नहीं होती। आपकी बात दुरुस्त है। जनरली लैंड जो है, जो खास तौर पे लैंड है, ये खास एसेट है, जिसको जो जिसकी एक यूनिक हैसियत है। ये वाहिद ऐसे एसेट है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खास तौर पे अप्रिशिएट होता है, डिप्रिशिएट नहीं होता, यानी इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू कम नहीं होती। लेकिन बाज हालात के अंदर, यानी ये एक एक्सेप्शनल केस आमतौर पे इसको शुमार किया जाता है, जबकि दूसरी चीजों में, गाड़ी वगैरह में अंदर आमतौर पे डिप्रिसिएशन ही होती है, तो आमतौर पे इसको वैसे एक एक्सेप्शनल केस समझा जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी बाज़-औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको अगर आप करें फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर लैंड को नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल का फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री लगाते हैं या कोई इस तरह की चीज लगाते हैं या फिर पानी का काम शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट जनरली बाज़-औक़ात जो है ना, जमीन की ऐसी हालत हो जाती है कि वो हर किस्म, हर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती बाद में। ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा ऐसा लैंड, जब फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी जमीन है जिसमें छप्पड़ था फॉर एग्जांपल, और आपने वो छप्पड़ बनाया उसके ऊपर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, तो अब जाहिर है वो जो सॉइल है वो काफी अब नरम है, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की काश्तकारी वहां पे नहीं हो सकेगी एज कम्पेयर टू एक ऐसा लैंड जो कि बड़ा जरखेज है। तो ऑब्वियसली अगर आप उसके अंदर छप्पड़ बनाएंगे, उधर पानी का कोई मामला करेंगे, तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, डिप्रिशिएट हो जाए बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी। अगेन दीज आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जनरली जो जो एसेट्स होते हैं उनको इस्तेमाल के अंदर उसकी डिप्रिसिएशन होती है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जमीन इटसेल्फ, हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग होती है वो डिप्रिशिएट होती है, लेकिन जमीन इटसेल्फ, लैंड जो है, खासतौर पर अगर हम सिर्फ लैंड की बात करें, तो आमतौर पर जनरली वो अप्रिशिएट होता है, डिप्रिशिएट नहीं होती। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और, एक्सेसिव फिल्ड प्लॉट्स आर नाउ मेड दैट कॉज डिप्रिसिएशन इन प्राइस टू। हाँ ठीक है, एक स्टूडेंट की तरफ से भी बात आई है कि कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेसिवली फिल्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली वो डिप्रिसिएशन कॉज करते हैं। डेफिनेटली अगेन एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज उसके ऊपर होती हैं, जैसे कुछ फैक्ट्रीज लगती हैं जिसका वेस्टेज ऐसा होता है, हैजर्डस वेस्टेज होता है, तो डेफिनेटली उस जगह पे, उस जमीन के अंदर फिर बहुत सी चीजें जो है ऐसी होती हैं जिसपे आप ग्रो नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट वो जमीन खराब हो जाती है। तो हाँ, उसमें ये मिसाल दी जा सकती है। लेकिन जनरल, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बात भी दुरुस्त है राशिद साहब की कि ओवरऑल अप्रिसिएशन होती है लैंड की, तो इसीलिए उसको फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर एक अप्रिशिएटिंग एसेट कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर एसेट्स। जो हमारा दूसरा सेशन है इंशाल्लाह वो है बेसिकली कंपनीज के हवाले से है। जल्द से जल्द, इतनी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको इंशाल्लाह 5 मिनट्स में मैं कवर कर लूंगा बिस्मिल्लाह। मलकियत के एतबार से कंपनियों की 3 अकसाम है। अब हम कंपनी के हवाले से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कंपनी की हैसियत क्या है इस्लाम में, और इसके साथ साथ कंपनी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो हमारे यहाँ आमतौर पर पाए जाते हैं उसके बारे में शरीयत क्या कहती है। तो एक जनरल सा ओवरव्यू मैं आपको इंशाल्लाह कंपनीज के हवाले से दे देता हूँ। बाकी इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, आमतौर पर डिस्कस की जाती हैं, मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको खाका बयान कर देता हूँ। मलकियत के लिहाज से कारोबार की 3 किस्में आमतौर पर की जाती हैं। एक जो है जिसको हम शख्सी कारोबार कहते हैं, जिसे प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप भी, या सोल ओनरशिप भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक बंदा है, वही सब कारोबार का मालिक है, सब कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड सारा कुछ उसी के हाथ में है। एक छोटी सी दुकान या एक छोटा सा ठेला आप अपने ज़हन में रख लें। ठीक है, ये एक किस्म का कारोबार है जिसको हम शख्सी कारोबार कहते हैं। तो जाहिर है ये भी कारोबार की किस्म है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, और इसकी हैसियत लॉ के अंदर भी मौजूद है और इसी तरीके से इस्लाम में भी मौजूद है। दूसरी चीज है जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, यानी शिरकत वाली कंपनी, जिसमें पार्टनर्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्टनर्स होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज मिलाते हैं, और अपने रिसोर्सेज मिलाने के साथ क्या करते हैं, वो जो है वो एक बिजनेस करते हैं, और उसके बाद उनका रिटर्न होता है, और अपनी परसेंटेज के मुताबिक जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, दोनों ने अपना सरमाया लगाया होता है, उसके मुताबिक उनको जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है वेल्थ की। तो इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मुशारका कहते हैं। तो मुशारका कॉन्सेप्ट यही है कि 2 लोग हैं, उनके पास पैसा है, दोनों अपने पैसे भी लगा रहे हैं, इस तरीके से अपने सर्विसेज भी दे रहे हैं, और इस तरीके से जब प्रॉफिट होता है तो परसेंटेज के मुताबिक वो प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से जब नुकसान होता है तो ऑब्वियसली दोनों का नुकसान होता है, यानी जिसने जितना पैसा लगाया होता है वो पैसा डूब जाता है। तो इसको हम सिंपल मानों में पार्टनरशिप कहते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सा कारोबार है, आज भी एग्जिस्ट करता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये चीज भी जो है वो कॉमन है। तीसरी चीज जो है इसे कहते हैं कंपनी। कंपनी जो है कि ये नया कॉन्सेप्ट है टू सर्टेन एक्सटेंट्स। बाज स्कॉलर्स इसको शिरकत के ही माने में इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन सही बात यह है कि ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसके अंदर हैसियत फ़र्क होती है, और आगे इसके डिफरेंसेस इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा। तो बेहतर ये है कि इसको अलग किस्म शुमार किया जाए और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो पुराने ज़माने में नहीं था। खास तौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया वेस्ट के अंदर, खास तौर पे उसके बाद से ये कंपनी का जो खास तौर पे जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, इसका तस्वुर स्टार्ट हुआ। आगाज के अंदर आगाज में यानी शुरू में जब कंपनियों का आगाज हुआ था, तो बेसिकली ये सेमी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते थे, यानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते थे, गवर्नमेंट से इनको चार्टर देती थी, इनको इजाजत देती थी, और उसके बाद ये कंपनी एक वजूद में आती थी जो बेसिकली हुकूमत के चार्टर के साथ यानी हुकूमत की इजाजत के साथ या हुकूमत की ही आप समझ ले अथॉरिटी और कंट्रोल के अंडर ये काम करती थी, ऑपरेट करती थी। तो इसमें अवामुन्नास या प्राइवेटाइजेशन नहीं होती थी इसकी। तो और ये एक बड़े लेवल पे होती, ये कंपनी जो है इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल हैसियत होती थी, और आमतौर पे इनका वजूद आता भी इस वजह से था कि आमतौर पे जब आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी होती थी, खासतौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, आई थिंक 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी के अंदर है गालिबन ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो या फिर 17th या 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके बाद की बात है। एनीवेज, तो उसके बाद जो है ये कंपनीज वजूद में आई, और इन्होंने क्या किया कि हुकूमत ने बाकायदा इनको या फिर जो भी थी उनको बहुत से इख्तियारात दिए, लीगल इख्तियारात दिए, इनको राइट्स दिए गए और लेवरेजेस दी गई, और इन इख्तियारात के अंदर खास तौर पे ये बाकायदा लॉज भी वज़ा कर सकते थे। इसी तरीके से इनके साथ ये था कि सिक्का जो जो कॉइनेज होता था उसकी भी इजाजत इनको दी जाती थी। इसी तरीके से इनके पास फौजें भी होती थी, इनकी अपनी पुलिस भी होती थी। तो इनको बहुत से इख्तियार दिए जाते थे, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता था, और ट्रेड का आप समझ लें, गवर्नमेंट का जो ट्रेड का पार्ट होता था वो एक कंपनीज जो है वो करती थी, खासतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड। तो जाहिर है जब इंटरनेशनल ट्रेड इन्होंने करनी है तो इनको फौज की भी जरूरत है, इनको अपने इनके पास लीगल अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ताकि ये एक मुल्क के एक मुल्क जो है जहां पे ये फिर एक हुकूमत जो भी है, एक रियासत जो है, उसके बिहाफ के ऊपर ये क्या कर सकें, लॉज को भी वजह कर सके और इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है खासतौर पे जो इंडिया के अंदर आई और जिसके थ्रू फिर ब्रिटिश ने जो है वो रूल किया इंडिया को काफी एक मुद्दत तक, एक तवील मुद्दत तक के लिए, तो वो भी एक कंपनी थी जिसकी लीगल हैसियत थी। तो बज़ाहिर वो इंटरनेशनल ट्रेड थी। आपको पता है कि स्पाइसेस लेने के लिए आए थे, और खासतौर पे बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ यानी खासतौर पे इंडिया के अंदर मौजूद थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज वो लेने के लिए आए। तो शुरू के अंदर ये एक सेमी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन या फिर आप समझ लें गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होते थे। बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो है इनकी अब ये थोड़ी सी यानी इनकी जो एक इनको तिजारत तक महदूद कर दिया गया, यानी अब दे आर बेसिकली एक जिसे कहते हैं बिजनेस ओरिएंटेड या फिर कॉर्पोरेट जिसको हम कहते हैं, ये अब इनकी हैसियत है, और मेनली इनका काम जो है तिजारत करना या बिजनेस करना है। तो एक कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं आमतौर पे, एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का इदारा है जो बेसिकली क्या करता है कि इनको रेगुलेट करता है, इनके कवानीन को वज़ा करता है, और इस तरीके से इनके मुख्तलिफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ओवरलुक करता है। तो ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर एक जनरल सा यानी ओवरव्यू। अब दो चीजें हैं, इसको समझिए। आपने आमतौर पे ये एक कंपनियों के आगे लिखा पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड का लफ्ज आमतौर पे आपने देखा होगा। तो इसको जरा समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखें, जिम्मेदारी जो है यानी लाइबिलिटी, एक बंदे के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कितनी लाइबिलिटी है, इसके एतबार से कंपनियों की दो किस्में होती हैं। एक होती है जिसको लिमिटेड कंपनी कहते हैं, ठीक है ना, जिसका मतलब असल में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। और एक कंपनी होती है जिसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, यानी ऐसी कंपनी जिसकी जिम्मेदारी जो है वो गैर महदूद होती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी की जिम्मेदारी महदूद है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो ये है कि गैर महदूद है। क्या मतलब है, दोनों में डिफरेंस क्या है? होता ये है कि फॉर एग्जांपल कंपनी जब उस कंपनी की फाउंडेशन बनती है या कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है, उसकी एक लीगल हैसियत वजूद में आती है, तो उस वक्त ज़ाहिर है लोगों ने मुख्तलिफ क्या करते हैं, लोग उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब अल्लाह ना करे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल नुकसान हो जाए या कोई खसारे में चला जाए, तो होगा ये कि सिर्फ एक शख्स का, जिसने ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, सिर्फ वो उसी इन्वेस्टमेंट के जिम्मेदार हैं, यानी उनको नुकसान सिर्फ इतना होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जितना भी नुकसान होगा, फॉर एग्जांपल अगर उनके ऊपर खसारा हो गया, मसलन 50 लाख का खसारा हो गया, तो अब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी 30 लाख, तो टोटल जो है ना वो लॉस आ गया 50 लाख का, यानी 20 लाख
उन्हें अब देने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट उनकी क्या गई, 30 लाख रुपए चलेगी। अब 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। अब वो 20 लाख जो है क्या देने पड़ेंगे उनको कि नहीं देने पड़ेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर जहां पे गैर महदूद जिम्मेदारी है वहां पे उनको 20 लाख रुपए अब अपनी जेब से अलग से दोबारा अदा करने पड़ेंगे। वो बेशक अपने दूसरे असासे जो उन्होंने अलग से रखे हैं, अपने घर बेचे हैं, जो भी करें, जो भी मामला करें वो देने पड़ेंगे। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर इंसान यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं खासतौर पे, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनकी सिर्फ उतनी लाइबिलिटी होती है जितनी फॉर एग्जांपल उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी तो सिर्फ उनका 30 लाख रुपए जाया होगा। उनको एक्स्ट्रा 20 लाख रुपए जो है वो देने की अब वो देने के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है ना, यानी वो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, बस वो जाया हो गए, वो खत्म हो गए। ठीक है, तो यानी वो जो इन्वेस्टर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, वो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर उनको पूरा नुकसान पूरा करना पड़ता है। तो आमतौर पे जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, बिल्कुल जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, वहां पे बेसिकली लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो बड़ी बिजनेसेस होते हैं, खासतौर पे कंपनियां जब रजिस्टर होती हैं, तो आमतौर पे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एक महदूद होती है। यानी आप जितनी इन्वेस्टमेंट होती है खास तौर पे, सिर्फ उतने ही वो जिम्मेदार होते हैं, इसके अलावा जिम्मेदार नहीं होते। उसकी क्या वजह है? इसकी एक और वजह है जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी का एक तस्वुर है, वो आगे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा तो आपको उससे पता चल जाएगा। तो ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए लिमिटेड का मतलब ये होता है। तो लिमिटेड कंपनी, अब जो लिमिटेड है, जनरली मैंने कहा कि जिम्मेदारी के एतबार से कंपनियों की दो किस्में, एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जितनी इन्वेस्टमेंट्स की है इन्वेस्टर्स ने, उतने वो जिम्मेदार है, अगर नुकसान होगा तो उतना ही उनका पैसा डूबेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जितना नुकसान होगा, बेशक उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है जितनी मर्जी की हो, उनको वो पूरा का पूरा नुकसान पूरा करना होगा। तो ये एक मोटा मोटा फर्क है। आगे आ जाते हैं कि लिमिटेड कंपनी जो है इसकी दो किस्में होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक पब्लिक लिमिटेड होती है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? आमतौर पर ज्यादातर कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो दूसरी होती है। इनमें काफी फर्क है, लेकिन बुनियादी एक फर्क जो समझने वाला है, जिसको रेलेवेंस है, जिसको आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जो जरा ऐसी कंपनी होते हैं जिसके जो शेयर्स होते हैं, जिनके जो हिस्से होते हैं, हिस्सा का मतलब शेयर्स, जिनके शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी खरीदो फरोख्त नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जैसे एक फैमिली मेंबर है, उसने एक फैमिली है, सॉरी एक खानदान है, उसने क्या किया, एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसको रजिस्टर करवाया एज ए कंपनी के तौर पे। उन्होंने अपनी जो लाइबिलिटी थी उसको लिमिट किया कितना, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और वो अब उसके शेयर होल्डर सिर्फ उनकी फैमिली के अंदर अंदर ही है, या फिर उनके दोस्त, या फिर वो अपने पर्सनल लेवल के ऊपर खरीदो फरोख्त करना चाहे तो वो शेयर खरीद सकते हैं, खरीदो पर्सनल लेवल पर। यानी स्टॉक एक्सचेंज जो एक शेयर्स की मार्केट होती है, नेशनल इदारा होता है या इंटरनेशनल इदारा होता है, उसके अंदर वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक का मतलब ये है कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है उसके शेयर्स, और पब्लिक कहां से शेयर्स अवेलेबल खरीद सकती है? ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज से। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जिनके शेयर बिक रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, हजारों लाखों लोग क्या कर रहे होते हैं, खरीद भी रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। वहां पे ब्रोकर्स होते हैं, पूरी एक वो एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा है। तो ऑब्वियसली वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं आमतौर पे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जाती तौर पे उनके शेयर्स सिर्फ आमतौर पे पर्सनल लेवल के ऊपर, या फिर एक बंदा, फॉर एग्जांपल मैं शेयर होल्डर हूं, तो मैं हो सकता है मैं हमारी अपनी कंपनी है तो मैं अपने दोस्त को किसी को कहूँ यार तुम भी मेरे से शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लेता है, तो उसकी लीगल हैसियत है, उसको लीगली वो इसका शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन इसकी शेयर्स की जो खरीदो फरोख्त है वो स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होगी। तो एक मोटा मोटा ये फर्क है, बाकी और भी तफसीलात है इसके अंदर, डिफरेंसेस भी हैं। अब तो बहुत ज्यादा ये जो है ना यानी इसमें लॉज आ चुके हैं, और ऑब्वियसली कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं, लेकिन ये मोटी मोटी तकसीम की जाती है। एक आखिरी चीज जो इंशाल्लाह हम डिफरेंस है जो फर्क करने जो समझने वाली है इंशाल्लाह, उसके बाद हम अपनी बात को वाइंड अप करते हैं, वो ये है कि शिरकत और कंपनी में क्या फर्क है। शिरकत कहते हैं पार्टनरशिप में, और कंपनी जो है वो कंपनी में। जैसे मैंने आपको बताया कि बाज स्कॉलर्स जो है वो कंपनी को क्या करते हैं, वो शिरकत की ही एक किस्म बयान करते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए शिरकत जो है इसके कई फर्क हैं, ये बुनियादी फर्क आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला फर्क ये है कि शिरकत में हर शख्स कारोबार के तमाम असासों का अपनी परसेंटेज के एतबार से मालिक होता है, हर शरीक दूसरे का वकील होता है, हर शख्स की जिम्मेदारी यकसा होती है, बराबर होती है। जबकि कंपनी को एक कानूनी तशख्खुस हासिल है जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। खास तौर पे कंपनी एक अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत रखती है, यानी अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनकी अलग हैसियत होती है और कंपनी की एक अलग हैसियत होती है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पार्टनरशिप होती है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे कंपनी और पार्टनर्स एक ही चीज होते हैं। ठीक है ना। तो जब कंपनी एक अलग हैसियत है, एक अलग इदारा है, आप अगरचे उसके ऑनर जरूर हैं, लेकिन चूंकि कंपनी की एक अलग अपनी हैसियत है, तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो कंपनी खुद कर सकती है। यानी वो एक अपनी हैसियत से, मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे हमने पहले बात की लिमिटेड, कि कंपनी फॉर एग्जांपल कर्जा लेती है,
तो जब कंपनी कर्जा लेती है तो बेसिकली वो शेयर होल्डर्स कर्जा नहीं ले रहे होते, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो कंपनी ले रही होती है, क्योंकि कंपनी एक इटसेल्फ एक उसका इंडिपेंडेंट एक एंटिटी है, उसको एक तशख्खुस हासिल है, एक आइडेंटिटी हासिल है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी दिवालिया होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर्स भी दिवालिया होते हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा, इन्वेस्टर्स के पैसे जाएंगे, उनका पैसा डूबेगा, उनको खसारा होगा, लेकिन वो खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा कि असल जिम्मेदार क्या होगी, कंपनी होगी। तो कंपनी दिवालिया होने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर जिम्मेदार, ठीक है। तो कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल, आगे भी मजीद फर्क है, ये आपको सामने वाजे होते हैं। तो एक तो चीज ये समझ ले, तो सेपरेट लीगल एंटिटी जो है, कंपनी को जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मालिक हैं, उनसे एक अलहदा कर दिया और उनको एक अलग हैसियत दे दी, जिसकी बुनियाद पर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है पार्टनरशिप में। आगे चलते हैं जी। शिरकत का अलग से कोई कानूनी वजूद नहीं होता, जबकि कंपनी का अलग कानूनी वजूद होता है। जाहिर है कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, अलग रजिस्टर होती है, जबकि शराकत का अलग से कोई कानूनी नहीं होता, बल्कि वो एक बिजनेस होता है, उसके पार्टनर्स होते हैं। आमतौर पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जितने भी यानी शिरकत करने वाले हैं, जो पार्टनर्स हैं, जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर नुकसान होता है, खसारा होता है, तो उनको पूरा का पूरा अदा करना पड़ता है, ठीक है ना। कंपनी को ऐसा नहीं, कंपनी चूंकि अलग होती है, तो कंपनी ने जितना खसारा किया तो कंपनी तो डिसॉल्व हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, लेकिन पार्टनर्स जो है, जो इन्वेस्टर्स है, पार्टनर्स नहीं कहना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स है, खासतौर पे जो शेयर होल्डर्स है, वो जिम्मेदार नहीं होंगे। उनका सिर्फ नुकसान इतना ही होगा कि उनके शेयर डूबेंगे, या फिर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो जाया हो जाएगी, या फिर उसके मुताबिक वो कंपनी डिसॉल्व होगी तो उनको उतना उतना मिल जाएगा जितना उनके हिस्से में आएगा। शिरकत के खिलाफ अगर कोई दावा हो, यानी कोई केस हो जाए अगर पार्टनरशिप के खिलाफ, तो तमाम शुरका जिम्मेदार होंगे, जबकि कंपनी की इंतजामिया में से कोई शख्स वकालत करेगा। क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई दावा दायर करता है पार्टनरशिप के खिलाफ, तो ऑब्वियसली इक्वली जिम्मेदार है, इक्वली लायबल होंगे तमाम पार्टनर्स। तो कोई भी पार्टनर को जाना पड़ेगा और जाके उसको दिफा करना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप का, बिकॉज दे आर एक्चुअली, उनमें और यानी कंपनी के अंदर कोई फर्क नहीं है। बेसिकली जब दावा दायर किया जाएगा तो पार्टनर्स के खिलाफ दावा दायर किया जाएगा, ना कि कंपनी के खिलाफ। लेकिन जब कंपनी के खिलाफ दावा दायर होता है, कंपनी की जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है खासतौर पर, तो उसके अंदर असल में दावा किसके खिलाफ होता है, वो कंपनी के खिलाफ होता है। और कंपनी की जो इंतजामिया होती है, जो सीई होता है, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, मैनेजमेंट होती है, वो क्या करती है, अपनी रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, और वो जाके केस लड़ते हैं। बाजुकात शेयर होल्डर्स को पता भी नहीं होता, ठीक है। छोटे लेवल के केसेस, हाँ, बड़े लेवल के केसेस का जाहिर उनको बताया जाता है, लेकिन छोटे लेवल के केसेस का बाजुकात उनको बताया भी नहीं जाता, वो आमतौर पर कंपनी खुद ही उसको मैनेज कर लेती है। तो होता यह है कि जो सीई होता है, आगे पूरी फॉर्मेशन है, जो कंपनी का सीई होता है, जो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो बेसिकली कंपनी का मुलाजिम होता है। शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, उनके पास कंपनी की असास, यानी कंपनी के ओवरऑल, यानी वो कंपनी के ओवरऑल मालिक होते हैं। जो आगे जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो शेयर होल्डर्स की बुनियाद पर, शेयर होल्डर्स की नुमाइंदगी करते हुए क्या करता है, कंपनी को ओवरऑल चलाता है। वो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, और उसके साथ उसकी पूरी एक टीम होती है जो ऐसा करती है, कंपनी को चलाती है। तो जब भी कोई मसला होता है, कोई नुकसान होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई इस तरीके से दावा दायर किया जाता है, तो आमतौर पर वो कंपनी के खिलाफ होता है, इन्वेस्टर्स के खिलाफ नहीं होता। लेकिन शराकत में क्या होता है, असल में वो दावा यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनके खिलाफ होता है। तो एक बंदा घर में बैठा है, कंपनी खत्म भी हो जाएगी, कंपनी पर केस भी हो गया, कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सूट किया जा रहा है, तो यानी उसके खिलाफ एक सू किया गया उसको। तो इस मौके के ऊपर जो कंपनी यानी इन्वेस्टर्स को सिर्फ यही डर होगा कि कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए अगर कंपनी केस हार हार जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पार्टनर होगा तो डेफिनेटली केस उसके खिलाफ होगा डायरेक्टली, तो वो उसमें जाती तौर पे जिम्मेदार होता है। चौथी चीज ये कि शिरकत में, अच्छा ये एक मोटा मोटा फर्क है, अगेन जब आप तफसीलात में जाते हैं, जब आप बहुत डिटेल लॉज में जाते हैं ना, तब आपको ज्यादा डिफरेंस पता चलता है कि यार अच्छा इसका क्या फर्क होता है, यानी क्या फायदा होता है और उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। लेकिन एक मोटी मोटी एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर हम बिजनेस लॉ, या फिर हम बिजनेस नहीं पढ़ रहे, कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली उसके बहुत तफसीलात मौजूद है। मैंने वो वाली चीजें सेलेक्ट की हैं जिसका ताल्लुक आगे जब हम इस्लामिकली इस चीज को डिस्कस करेंगे तो उससे मुतालिक हमने डिस्कशन करनी है, क्योंकि आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या शरई तौर पर कंपनी को एक अलग हैसियत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, क्योंकि क्लासिकल टाइम्स में ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। क्लासिकल टाइम्स में क्या होता था, एक बंदा बिजनेसमैन था, ताजिर था, जब वो किसी से कोई कर्जा लेता था और अगर फॉर एग्जाम्पल या उसका कोई नुकसान हो जाता था, तो फॉर एग्जाम्पल या फिर अगर उसके खिलाफ कोई दावा होता था, तो जाती तौर पर जिम्मेदार होता था, ना कि वो ये कह सकता था कि ये तो कंपनी है, कंपनी खत्म हो गई, कंपनी के पास ऐसे ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो जितने पैसे दिए तो उतने चले गए। तो इस तरह के मामला जो है ना वो डिस्कस होंगे आगे जाके इंशाल्लाह।
चौथी चीज क्या है, शिरकत में कोई शरीक अपनी शिरकत फंसा करके अपना सरमाया निकालना चाहे तो निकाल सकता है, जबकि कंपनी में शेयर्स फरोख्त कर सकता है। हाँ, तो अगर पार्टनरशिप के अंदर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो कहेगा कि अच्छा मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है 50 लाख की, फॉर एग्जांपल कंपनी का टोटल जो है वो 16, यानी एक एक फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की जो है कंपनी है, तो 50 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, 2 पार्टनर्स हैं, तो मेरे 50 लाख रुपए वापस दो, मुझे ये असासे दो, या तो असासे दो या फिर पैसे दो वापस, और मैं जा रहा हूँ, और बाकी 50 लाख से आप बिजनेस जारी रखो। वो पैसों की सूरत में भी हो सकता है, वो हो सकता है एसेट्स भी ले जाए, ठीक है ना, एक टिपिकल एक बिजनेस जिस तरह होता है। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी में वो शेयर होल्डर है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो जाके कहे जी अच्छा फॉर एग्जांपल मैं अगर फॉर एग्जांपल टेस्ला का शेयर होल्डर हूं और मेरे पास मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं जाके कंपनी के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, जाके ऑफिस में चला जाऊं और उनसे कहूं कि जी ये 1 करोड़ की चीज है, 1 करोड़ की गाड़ियां मुझे दे दो फॉर एग्जाम्पल ना। ऐसा नहीं होता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होगा कि आपको उसके शेयर्स को खरीदो फरोख्त आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी अगर उसके स्टॉक उसकी जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही है। लेकिन अगर वो नहीं है ऐसा, तो फिर ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर जाती तौर पे सिर्फ शेयर उसके खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अगर कोई शेयर खरीदने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस के कंपनी लिक्विडेट हो जाए, खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद आपको डिसॉल्व होते हुए क्या करें कि आपको कुछ ना कुछ जो आपके हिस्से के एसेट्स हैं या फिर पैसे हैं वो आपको दे देंगे। ये तब होता है जब कंपनी खत्म हो रही है, और वो भी कानूनी तौर पे, जब कानून उसको खत्म करता है या कानूनी तौर पे उसको इजाजत हो कि वो अपने आप को लिक्विडेट कर सकती है। ये पूरी बार कानूनी लंबी लंबी चौड़ी वैसे मतलब मोटी मोटी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपके सामने आपके साथ शेयर कर लूँ इंशाल्लाह। पांचवी चीज ये है, शिरकत में अमूमन जिम्मेदारी जो है कारोबार के असासों तक महदूद नहीं होती, जबकि कंपनी में जिम्मेदारी महदूद होती है। तो ऑब्वियसली अमूमी तौर पर, लेकिन इफ आई रिमेंबर, मैंने बहुत पहले जब पढ़ा था ये लॉ मुझे याद है कि पार्टनरशिप के अंदर भी अब कुछ ऐसी प्रोविजंस आ गई हैं जिसके जरिए अब वहां पे भी लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है। अगेन वो उसके अंदर फिर क्या फर्क है डिटेल में, वो फर्क जो है वो लॉस के अंदर मौजूद है कि पार्टनरशिप के अंदर भी आप लिमिटेड लाइबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो कंपनी से डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन जनरली अब मेरा ख्याल है उसके अंदर भी कवानीन मौजूद है, लेकिन जनरली जनरली आमतौर पर पार्टनरशिप के अंदर ये चीज नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जबकि कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये मोटे मोटे 5 फर्क है कंपनी और शिरकत के अंदर, यानी पार्टनरशिप के अंदर। इसका मतलब ये है, इसका खुलासा क्या निकला कि कंपनी जो है ये अब एक नई चीज है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो क्लासिकल टाइम्स में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हमारे पास ये सूरत नहीं पाई जाती थी जो अब पाई जाती है। तो अब इसको कुछ स्कॉलर्स ने इसको शिरकत में डाला है, पार्टनरशिप का हिस्सा बना के इस पे डिस्कशन की है, और कुछ उलमा ने इसको अलग से एक हैसियत दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको अलग हैसियत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। ऑब्वियसली कुछ उलमा कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई ये कहे कि नहीं इसको अलग हैसियत नहीं दी जा सकती, और शरीयत ने जो कारोबार के हमें तरीके बताए उसके अलावा कोई कारोबार का तरीका नया नहीं इख्तियार किया जा सकता, तो जाहिर है उनके नजदीक फिर कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ बिजनेस सिर्फ 2 चीजों के जरिए कर सकते हैं, जिसमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और दूसरी क्या चीज है, ये जिसको हम सोल ओनरशिप कहते हैं, और एक पार्टनरशिप है। तीसरी चीज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ उलमा, जाहिर है आपको पता है कि जनरल उसूल शरीयत के अंदर ये है कि मामलात के अंदर असल चीज जो है वो असल चीज हिल्लत होती है, सिवाय ये कि हुर्मत की दलील मिल जाए। आपने उसूल पढ़ा होगा, फिक्र के अंदर भी अप्लाई होता है, इसी तरीके से अकीदे के अंदर भी अप्लाई होता है कि असल में मामला जो दुनियावी मामलात होते हैं उसमें हर चीज की इजाजत है, हर चीज की इजाजत है सिवाय उन चीजों की जिससे शरीयत ने मना कर दिया। जबकि इबादत के अंदर उल्टा होता है, इबादत के अंदर हर चीज हराम है, किसी भी चीज की इजाजत नहीं है सिवाय ये कि शरीयत ने उसकी यानी इजाजत दी हो या उसका हुक्म दिया हो। तो ऑब्वियसली इस बेसिस पे उलमा कहते हैं कि जाहिर है ये दुनियावी मामलात है, तिजारती मामलात है, दुनियावी मामलात है, लेन देन है, तो इसके अंदर एज लॉन्ग एज शरीयत की कोई कबाहत मौजूद नहीं, शरी कबाहत मौजूद नहीं है, शरीयत को कोई कंसर्न नहीं है, तो जनरली इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या वाकई इसके अंदर लॉज एंड रेगुलेशंस वो उसके मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक या नहीं। अगर तो है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो फिर हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। और यही हमारा भी, मेरा भी जाती जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जनरली हमें इसकी इजाजत देनी चाहिए, और इसकी अपनी हैसियत हम बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ के टर्म्स एंड कंडीशंस या लॉज ऐसे हों जो शरीयत के मुतसादिम ना हो। तो ये आज कल की एक मोटी मोटी डिस्कशन थी जो हमने कर ली। अल्लाह ताला जो सुना इसको समझने और अमल करने की तौफीक बताए।